हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखो, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। एंड इससे पहले हमने कंप्लीट किया था सुप्रीम कोर्ट, कंप्लीटली कंसेप्ट के साथ में हमने सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट किया था। एंड आज हम लेकर के आए हैं हमारी क्लास में हाई कोर्ट। क्या लेकर के आए हैं? आज हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय लेकर के आए हैं, ठीक है। तो टाइम को ज़्यादा खराब ना करते हुए चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक हाई कोर्ट पर। तो देखिए, अगर हाई कोर्ट के बारे में बात की जाए तो देखो, हाई कोर्ट हमारे संविधान के किस भाग में आता है? तो हमारे संविधान के भाग नंबर 6 में आता है। हाई कोर्ट हमारे संविधान के भाग नंबर 6 में आता है और आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक आता है। तो तो जो हाई कोर्ट होता है हमारे संविधान के भाग नंबर 6 में आता है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक हाई कोर्ट से संबंधित प्रोविजन आते हैं। अब देखिए, हमारे संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। बट फिर 7वां संविधान संशोधन आया और 7वें संविधान संशोधन ने संसद को ये शक्ति दी है कि भाई वो 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना सकता है। तो देखिए एक बार इधर, भाई संविधान के अनुसार तो संविधान ये कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना चाहिए? एक हाई कोर्ट होना चाहिए। बट 7वां संविधान संशोधन आया 1956 में। कब आया? 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया, जिसमें संसद को यह पावर दिया गया, संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए प्लस एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक हाई कोर्ट बना सकती है। मतलब उन सबको मिला करके एक हाई कोर्ट बना सकती है। मतलब 2 राज्यों के लिए भी या 3 राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट बना सकती है। किसके पास पावर है? ये पावर है संसद के पास में। किसके पास पावर है? ये पावर संसद के पास में है। तो अभी तक हमने देखा कि हाई कोर्ट किस भाग में आता है, तो हाई कोर्ट भाग नंबर 6 में आता है। कौन कौन से आर्टिकल आएंगे इसमें? तो आर्टिकल 214 से लेकर के हमारे आर्टिकल 231 तक इसमें आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए संविधान में एक हाई कोर्ट की बात की गई है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था। इसमें कहा गया कि भाई हाई कोर्ट की संख्या को लेकर के कि भाई प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा या 2 राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा? ये डिसाइड करने का काम करेगी भाई संसद, ठीक है। तो संसद डिसाइड करती है कि भाई 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ये सब डिसाइड कौन करेगी? तो ये संसद डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। आगे अगर आगे बात की जाए गठन की, तो गठन के बारे में जो प्रोविजन बताया गया है, देखो गठन में कौन कौन शामिल होंगे? तो गठन में एक तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे, ठीक है। और ये हमारे किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 214 में आता है, 214 में आता है, 214 में आता है। और जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे तो इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करेंगे? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा करेंगे। कौन करेंगे? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा, राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे कि भाई मुख्य जो हमारे न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किस टाइप से की जाएगी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस टाइप से की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारे गठन के बारे में प्रोविजन है वो किसमें? हमारे आर्टिकल 214 में है, 214 में। इसमें बताया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीश होंगे और इनकी नियुक्ति करने का काम, अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट करने का काम करेंगे प्रेसिडेंट साहिबा, राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। और अगर बात की जाए मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? वही सेम जैसे कि यहाँ पे बताया, भाई दोनों की ये कर रहे हैं तो इनकी भी यही करेंगे, तो राष्ट्रपति जी करेंगे। और राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट करते टाइम, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते टाइम सलाह या परामर्श लेंगे किनसे? 2 लोगों से। सलाह या परामर्श किनसे लेंगे? 2 लोगों से लेंगे। किन किन से? एक तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से, मतलब जिस हाई कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट करना है उस राज्य के राज्यपाल से एडवाइस ली जाएगी, सलाह ली जाएगी, परामर्श लिया जाएगा, प्लस भारत के मुख्य न्यायाधीश से। और एक परामर्श किससे लिया जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश से। इन दोनों से परामर्श लेने के बाद ही किसी राज्य के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अब अगर अन्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में इन दोनों की एडवाइस तो जरूरी है, इन दोनों की परामर्श तो लेना ही है। इसके साथ साथ में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लेना है। मतलब पहले राष्ट्रपति ने किसका अपॉइंटमेंट कर दिया? मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट कर दिया। किसका कर दिया? मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट कर दिया। अब इनके अपॉइंटमेंट में इन दोनों की एडवाइस लेना जरूरी है, प्लस इसके साथ साथ में मुख्य न्यायाधीश की एडवाइस लेना भी जरूरी है, इनका परामर्श लेना भी जरूरी है। तो आपको समझ में आया कंप्लीटली? देखो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। जो गठन के बारे में बात की गई है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 214 के तहत आता है। इसमें कहा गया है कि भाई जो हमारा
हाईकोर्ट होगा वो एक तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है, और इन दोनों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति दो लोगों से सलाह लेगा, एक तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से, मतलब जिस राज्य के लिए हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा रहा है उस राज्य के राज्यपाल से, प्लस एक किससे लेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या ली जाएगी, सलाह ली जाएगी। ये हमने देखा। उसके बाद में अगर अन्य न्यायाधीश की बात करें तो इन दोनों की सलाह के साथ साथ में जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना है उससे भी क्या ली जाएगी, परामर्श लिया जाएगा, सलाह ली जाएगी। आगे देखिए, आगे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो पहला तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड ये है कि 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर रखा उसने भारत में किसी भी न्यायालय में, मतलब उसने भारत में किसी भी कोर्ट में 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर रखा हो कोई, प्लस 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट का या दो से अधिक किसी न्यायालय का अधिवक्ता मतलब एडवोकेट रहा हो। कुल मिलाकर के या तो भारत में किसी न्यायालय में उसने 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण कर रखा हो, या 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक किसी भी न्यायालय में 10 वर्षों तक उसने एडवोकेट के रूप में काम किया हो, तो फिर वो क्या किसके एबल हो जाता है, तो फिर वो योग्य हो जाता है किसके, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट किया। अब अगर हम शपथ की बात करें तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है, ऑब्वियसली होता है शपथ दिलाने का संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। क्या करेगा, जिस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए शपथ दिलानी है उस राज्य के राज्यपाल शपथ उसको दिलाता है। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल दिलाएगा, या राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, राज्य के राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति। तो ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले भाई कि न्यायाधीश की योग्यता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस 10 वर्षों तक उसने भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में या किसी भी दो से अधिक न्यायालयों में उसने क्या किया हो, उसने एडवोकेट के रूप में काम किया हो। शपथ के रूप में हमने देखा शपथ कौन दिलाएगा भाई, शपथ दिलाने का काम करेंगे हमारे राज्यपाल जी, और या फिर राज्यपाल जी अगर नहीं आ पाए या नहीं दिला रहे हैं तो फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति क्या करेगा, शपथ दिलाने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीटली देख लिया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए आप आगे देखें, देखो अगर कार्यकाल की बात करें तो वैसे तो संविधान में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है, पर फिर भी 62 ईयर तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। कितनी ईयर तक, जब तक इनकी एज 62 ईयर ना हो जाए, जब तक अपने पद पर ये बने रहते हैं, जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। और इससे पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं, इससे पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं। और त्याग पत्र किसको देंगे, तो भाई राष्ट्रपति को देंगे। त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए, आर्टिकल 222 कहता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। मतलब एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का काम तो राष्ट्रपति कर रहा है, पर किसकी सलाह पर, किससे विचार विमर्श करके, तो विचार विमर्श करेगा किसके साथ में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ में। किसके साथ में विचार विमर्श करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करेगा। उसके बाद किसी न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में वो ट्रांसफर कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि भाई हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण कौन करेगा, भाई राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे, क्योंकि संविधान में स्पष्ट नहीं बताया कि भाई इनकी एज लिमिट मतलब कार्यकाल कितने समय तक होना चाहिए। ठीक है, तो न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण राष्ट्रपति जी करेंगे, क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो राष्ट्रपति करेंगे। पर राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। किसकी सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण करेंगे, न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है टोटल। अब चलते हैं थोड़ा आगे। एक बार अपन इसका रिवीजन भी कर लेंगे तो आसानी के साथ आपको याद हो जाएगा। देखिए, अब आता है अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब है, मतलब इसकी नियुक्ति जब की जाती है जब हाईकोर्ट में कार्यभार ज्यादा हो गया हो, मतलब एक साथ बहुत सारा काम आ गया हो, ठीक है, या हाईकोर्ट में बहुत सारा काम बकाया हो, तो फिर इसकी नियुक्ति की जाती है। तो देखिए भाई, ये प्रोविजन किस में है, सबसे पहले अपन वो आर्टिकल देख लेते हैं जिसमें ये प्रोविजन है। तो आर्टिकल 224 में ये प्रोविजन है कि अतिरिक्त तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, उसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अब देखिए, तो नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या परिस्थितियां हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो पहला,
किसी हाई कोर्ट में अस्थायी रूप से कार्यवृद्धि होने पर, मतलब किसी हाई कोर्ट में अचानक कार्यवृद्धि हो गई, ठीक है, मतलब बहुत सारा काम आ गया एक साथ, प्लस किसी हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा कार्य बकाया होने पर, तो मतलब किसी हाई कोर्ट में अगर बहुत ज्यादा कार्य बकाया है तो उस कार्य को जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, उस कार्य को जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, और अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और ये जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो कितने टाइम तक होगा, वो 2 वर्षों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। कितने वर्षों तक हो सकती है, 2 वर्षों तक ये अपॉइंटमेंट हो सकता है, बट 62 वर्ष के बाद नहीं किया जा सकता, मतलब हाईएस्ट है 62 वर्ष एज। भाई 62 वर्ष एज के बाद आप नहीं लगा सकते अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में किसी को भी, ठीक है। और ये अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश 2 वर्षों के लिए इसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ तक अपन ने देखा। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अगर बात करें सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब ऐसा न्यायाधीश जिसका कार्यकाल पूरा हो गया था, वो सेवानिवृत्त है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो वही अस्थायी अवधि के लिए कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात करें तो देखो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अनुरोध किया जा सकता है, मतलब अस्थायी अवधि के लिए कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए, ठीक है। अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कंडीशन क्या क्या है, तो कंडीशन देखो, एक तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस पर सहमत होना चाहिए। भाई आप जबरदस्ती उसका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो, उसकी सहमति होना जरूरी है, प्लस उसको वेतन भत्ते राष्ट्रपति जो डिसाइड करेगा वो मिलेंगे, मतलब उसके लिए जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो डिसाइड करने का काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और प्लस जो शक्तियां, अधिकार, विशेष अधिकार अन्य न्यायाधीशों को मिलते हैं एज इट इज सेम, वही शक्तियां, विशेष अधिकार और अधिकार किसको मिलेंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मिलेंगे। तो देखिए, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे देखा था एक अतिरिक्त तो कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक है, इसके बारे में टोटल हमने कंप्लीटली जाना कि भाई एक तो हाईकोर्ट में अस्थायी रूप से कार्यवृद्धि हो गई हो, या हाईकोर्ट में बहुत ज्यादा कार्य बकाया हो, ठीक है, ये 2 वर्षों के लिए हो सकता है, 62 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है, आर्टिकल 224 में प्रावधान प्रोविजन है। इसके बाद हमने बात की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है, ठीक है, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस पर सहमत होना चाहिए। वेतन भत्ते राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, शक्तियां, विशेष अधिकार और अधिकार ये सब किसके समान होंगे, एज इट इज जो बाकी के अन्य न्यायाधीश हैं उनके समान होंगे। अब अगर आगे बात की जाए कि भाई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियां क्या हैं, हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियां क्या है, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में जाना था लास्ट में, उसी प्रकार यहाँ पर भी हाईकोर्ट में भी हम क्या करेंगे, शक्तियां और क्षेत्राधिकार जानेंगे हाईकोर्ट के। तो देखिए एज इट इज वहां पे भी फर्स्ट नंबर का था, जैसे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसे हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे मामले जो सीधे हाईकोर्ट में जाते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वहां पे भी ये देखा था, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे मामले जो सीधे हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मामले होंगे, मैरिज से संबंधित, विवाह से संबंधित कोई मामला, तलाक से संबंधित कोई मामला, अधिकारिता का मामला, ठीक है, अपन अधिकार जमाते हैं ना किस चीज पर, तो अधिकारिता का मामला, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला, तो संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला, मतलब संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के इलेक्शन से संबंधित कोई भी मामला होगा वो कहाँ जाएगा सीधा, तो वो जा सकता है सीधा हाईकोर्ट में, ठीक है। अगर आगे भी बात की जाए नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित कोई मामला, जैसे अगर हाईकोर्ट में जाना हो तो आर्टिकल 226 के द्वारा जा सकते हैं अपन। कहाँ से जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के द्वारा। अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकारों का वायलेशन किया है तो आप आर्टिकल 226 के द्वारा कहाँ जा सकते हो, आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हो। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा जा सकते हो। किसके द्वारा जा सकते हो, आर्टिकल 32 के द्वारा जा सकते हो। आगे देखिए, न्यायालय की अवमानना से संबंधित कोई मामला तो भी सीधे हाईकोर्ट में जा सकता है। और संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कोई मामला, अधीनस्थ न्यायालय मतलब छोटे वाले न्यायालय, हाईकोर्ट से जो छोटे वाले न्यायालय हैं वो अधीनस्थ न्यायालय। तो संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कोई मामला कहाँ जा सकता है, सीधे हाईकोर्ट में जा सकता है। तो अभी हमने फर्स्ट वाला देखा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे मामले जो सीधे कहाँ जा सकते हैं, हाईकोर्ट में जा सकते हैं। विवाह, तलाक, अधिकार का मामला, संसद, राज्य विधानमंडल के, ये सभी मामले कहाँ जा सकते हैं, तो ये सभी मामले जा सकते हैं सीधे हाईकोर्ट में, ठीक है। हमने यहाँ तक इसको कंप्लीटली देख लिया है। अब अगर थोड़ा आगे बात करें तो देखिए,
अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले की अगर बात करें तो वो रिट क्षेत्राधिकार आता है। सेकंड वाला क्षेत्राधिकार कौन सा आता है? रिट क्षेत्राधिकार आता है। और रिट क्षेत्राधिकार का प्रोविजन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 226 में है। किस में है? आर्टिकल 226 में है। तो देखिए, मतलब हाईकोर्ट राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसी रिट जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के इन्फोर्समेंट प्रवर्तन के लिए जरूरी है। तो रिट क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है भाई? रिट क्षेत्राधिकार सबसे पहले किस आर्टिकल में आता है? तो रिट क्षेत्राधिकार का प्रोविजन आर्टिकल 226 में आता है। और इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट राज्य के किसी अथॉरिटी को, कोई भी अथॉरिटी हो, मतलब हाईकोर्ट राज्य की किसी अथॉरिटी मतलब प्राधिकारी को ऐसी रिट जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जरूरी हो। ठीक है, ऐसे आदेश जारी कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। तो रिट क्षेत्राधिकार आर्टिकल 226 याद रखना है। अब अगर बात करें थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला कौन सा है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। थर्ड वाला कौन सा है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। मतलब अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो हाईकोर्ट से छोटे वाले न्यायालय हैं, हाईकोर्ट से छोटे वाले कोर्ट हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के डिसीजंस, निर्णयों के विरुद्ध में प्रस्तुत की गई अपील सुनता है। कुल मिलाकर के अपीलीय क्षेत्राधिकार ऐसे अधिकार जिसमें हाईकोर्ट अपने से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, मतलब हाईकोर्ट से छोटे वाले जो न्यायालय हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, तो ये जो हाईकोर्ट से जो छोटे वाले कोर्ट हैं, इनके डिसीजंस के विरोध में जो अपील पेश की गई है उनको सुनने का काम करता है। उनको सुनने का काम करता है। और इसमें सारे मामले आ जाएंगे। दीवानी मामला आ जाएगा, फौजदारी मामला आ जाएगा, राजस्व संबंधी मामले आ जाएंगे। और दीवानी और फौजदारी मामला हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कराया है कि कौन कौन होता है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे मामले जो छोटी मोटी परिवार की लड़ाई से परिवार की लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, थोड़े मोटे पैसे से संबंधित हो, मतलब छोटे मामले, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे दीवानी मामले में, जिनको अपन सिविल मामला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल मामला भी बोलते हैं। फौजदारी, जिसको हम क्रिमिनल मामला भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्राइम से रिलेटेड बड़े मामले आ जाएंगे इसमें। तो सिविल मामला परिवार में छोटा मोटा झगड़ा हो गया हो, थोड़ी बहुत पैसे मैसे की बात हो, वो भी थोड़ी बहुत, मतलब छोटे मामले। और फौजदारी मामले ऐसे मामले जो क्राइम से संबंधित हो, थोड़े बड़े अपराधों से संबंधित हो, वो सारे आ जाएंगे फौजदारी मामले। और अगर छोटे अपराध भी हैं तो भी वो फौजदारी मामले या क्रिमिनल मामले के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। और राजस्व संबंधी मामले आप जानते हो, टैक्स रिलेटेड सारे मामले। राजस्व संबंधी मामले आप जानते हो, जो टैक्स से रिलेटेड मामले होते हैं, वो सारे, मतलब सभी मामले किस में आ जाएंगे? तो सभी मामले आएंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। मतलब हाईकोर्ट अपने जो छोटे वाले कोर्ट होंगे हाईकोर्ट से, ठीक है, तो उन जिसको अपन अधीनस्थ न्यायालय बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो इनके डिसीजन के विरोध में जो अपील पेश की जाएगी उसको सुनने का काम करेगा इसके अंतर्गत। अगर फोर्थ नंबर की बात की जाए तो अभिलेख न्यायालय की शक्ति। जैसे कि देखो, हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास अभिलेख की शक्ति होती है। अभिलेख न्यायालय की शक्ति का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सुरक्षित रखा जाता है, दस्तावेज के रूप में रखा जाता है, ताकि इन फ्यूचर ये एग्जाम्पल के रूप में काम आए, उदाहरण देने के रूप में काम आए, और इसका हम यूज कर सकें। हम का मतलब है, यहाँ पे हम का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से छोटे वाले जितने भी न्यायालय हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो ये क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे हमने देखा था कि भाई अभिलेख न्यायालय की शक्ति है, उसी प्रकार हाई कोर्ट के पास भी अभिलेख न्यायालय की शक्ति है। उसी प्रकार हाई कोर्ट के पास भी क्या है? अभिलेख न्यायालय की शक्ति है। तो देखिए, इसके अब जैसे कि हमने देखा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के पास अभिलेख न्यायालय की पावर है तो इसके डिसीजन को क्या रखा जा रहा है? सुरक्षित रखा जा रहा है। उसी प्रकार हाई कोर्ट के पास भी क्या है? हाई कोर्ट के पास भी किसकी शक्ति है? अभिलेख न्यायालय की पावर है। तो हाई कोर्ट के डिसीजन, इसके निर्णयों को भी सुरक्षित रखा जाता है, इसके डिसीजन को भी सुरक्षित रखा जाता है, ताकि भविष्य में इसका प्रयोग उदाहरण के रूप में किया जाए, ताकि भविष्य में इसका प्रयोग कैसे किया जाए? एग्जाम्पल के रूप में किया जाए। तो हमने देख लिया कंप्लीट। अब देखते हैं हम 5 नंबर का कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जैसे कि जब आपने फंडामेंटल राइट वाली क्लास देखी होगी तो वहाँ पे आर्टिकल 13 के बारे में और आर्टिकल 32 के बारे में तो जाना ही होगा। ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 13, 32 और 226, मतलब 13, 32 और 226 के तहत हाईकोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आती है। अगर आगे बात करें तो देखिए, अगर हम आगे बात करें कि भाई अधीक्षण संबंधी अधिकारिता क्या होती
है। तो देखिए सबसे पहले हमने को देखना होगा कि भाई जो अधीक्षण संबंधी अधिकारिता है वो किस आर्टिकल में प्रोविजन है, तो आर्टिकल 227 में इसका प्रोविजन है, आर्टिकल 227 में इसका प्रोविजन है। लेकिन सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालयों पर ये लागू नहीं होगा या अधिकरणों पर ये लागू नहीं होगा, मतलब सेनाओं से संबंधित जो न्यायालय होते हैं, जो अधिकरण होते हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है। अब अगर आगे बात की जाए 7 नंबर की, तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति। अगर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति की बात की जाए तो ये प्रोविजन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 235 में है। किसमें है, आर्टिकल 235 में है। कुल मिलाकर के जो हाईकोर्ट होता है वो अपने राज्य क्षेत्र के भीतर के अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने की उसकी शक्ति है। और नियंत्रण किस किस रूप में कर सकता है, मतलब एग्जांपल के फॉर्म में अपन देख लेते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना और न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना। तो जो हाईकोर्ट होगा वो आर्टिकल 235 के द्वारा, आर्टिकल 235 के द्वारा अपने जो कोर्ट होंगे नीचे वाले, जिसको अपन अधीनस्थ न्यायालय बोल रहे हैं, उन पर नियंत्रण की शक्ति होती है। और अपन ने 2 एग्जांपल देखे हैं यहाँ पर, एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है और एक मतलब अपॉइंटमेंट की सिफारिश करता है, और एक न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। एक क्या करता है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। ठीक है। तो देखिए 7 क्षेत्राधिकार हमने देख लिए हैं हाईकोर्ट के। हाईकोर्ट के कितने क्षेत्राधिकार देख लिए हमने, 7 क्षेत्राधिकार हमने देख लिए हैं, वो भी फुल कंसेप्ट के साथ एंड फुल डिटेल के साथ में। एक बार हम जो हमारी क्लास का मेन सेशन होता है रिवीजन वाला, तो वो हम रिवीजन एक बार इसका कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे। देखिए सबसे पहले हमने देखा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट संविधान के भाग नंबर 6 में आता है, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक आता है। और संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट की बात करता है। बट लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन 1956 आया था, उसके तहत कहा गया कि भाई संसद को अधिकार दिया जाएगा कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट बना सकती है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या बना सकती है, हाईकोर्ट बना सकती है। ये अधिकार किसको दिया गया, ये संसद को दिया गया। ठीक है। अब अगर आगे बात की जाए गठन की, तो गठन में देखिए भाई ये वाला प्रोविजन किसमें, तो ये वाला प्रोविजन आर्टिकल 214 में आता है। और उसमें कहा गया कि हाईकोर्ट जो होगा मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तो सलाह और परामर्श किससे लेगा, 2 लोगों से लेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से और भारत के मुख्य न्यायाधीश से। और उसी प्रकार अन्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति इन दोनों से सलाह लेने के अलावा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी ये सलाह लेगा। आगे हमने बात की थी कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो उसने भारत के किसी भी न्यायालय में, या 10 वर्षों तक किसी हाईकोर्ट का या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता वो रहा हो। उसके बाद हमने शपथ की बात की थी, शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, या राज्यपाल जो व्यक्ति नियुक्त करेगा वो दिलाएगा। कार्यकाल की बात की थी तो संविधान में स्पष्ट प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन 62 ईयर्स तक इसका कार्यकाल हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई इससे पहले भी ये त्यागपत्र दे सकता है, किसको, राष्ट्रपति को। फिर स्थानांतरण के बारे में हमने बात की थी कि आर्टिकल 222 बोलता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से, ध्यान देना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में किसी न्यायाधीश को स्थानांतरण कर सकता है। उसके बाद हमने जहाँ पे देखा था कि जैसे कि हमने पहले बात की थी कि न्यायाधीश की आयु का निर्धारण कौन करेगा, तो न्यायाधीश की आयु का निर्धारण करने का काम राष्ट्रपति करेगा, पर किसकी सलाह पर, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश का क्या करेगा, न्यायाधीश की आयु का निर्धारण करेगा। आगे हमने बात की थी अतिरिक्त तो कार्यकारी न्यायाधीश की, मतलब जब हाईकोर्ट में अस्थायी रूप से कार्यवृत्ति हो जाए, मतलब काम ज्यादा बढ़ जाए और हाईकोर्ट में बहुत ज्यादा काम बकाया हो, अगर ये 2 कंडीशन हैं तो 2 वर्षों के लिए अधिकतम 2 वर्षों के लिए क्या हो सकता है, इसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है अतिरिक्त तो कार्यकारी न्यायाधीश का। और ये वाला प्रोविजन किस में आता है, तो ये प्रोविजन आर्टिकल 224 में आता है। लेकिन 62 वर्ष के बाद ये नहीं किया जा सकता, मतलब 62 वर्ष के बाद अतिरिक्त तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अगर फिर हमने आगे बात की थी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का मतलब है अस्थायी अवधि के लिए कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है, बट जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है इस पर सहमत होना चाहिए। उसको वेतन और भत्ते राष्ट्रपति जो डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति जो तय करेगा वो मिलेंगे। और शक्तियां और अधिकार और विशेष अधिकार वही प्राप्त होंगे जो अन्य अधिकारियों को, मतलब अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं। और हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियों की हमने लास्ट में बात की थी, तो सबसे पहला जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, मतलब ऐसे मामले जो सीधे हाईकोर्ट में जा सकते हैं, कौन कौन से, जैसे कि विवाह से संबंधित कोई मामला, तलाक से संबंधित कोई मामला,
अधिकारिता से संबंधित कोई मामला, अधिकारिता का मतलब जैसे हम अधिकार जमाते हैं ना, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, वो वाला मामला, ठीक है। उसके बाद संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन मतलब इलेक्शन से संबंधित कोई मामला, संसद के मेंबर्स के का इलेक्शन है उससे संबंधित कोई मामला सीधे हाईकोर्ट में जा सकता है। राज्य विधानमंडल के मेंबर हैं उनसे संबंधित कोई मामला सीधे हाईकोर्ट में जा सकता है। तो ये सारे मामले कहाँ जा सकते हैं, सीधे हाईकोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये क्लास कैसी लगी आपको, अपना फीडबैक जरूर दें। एंड अगर इस क्लास में कहीं मिस्टेक लगी हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कंसेप्ट विद के सर के साथ। धन्यवाद।